भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरों के लिए आपको यह शो देखना जरूरी है, क्योंकि आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए कि जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, परख लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहली खबर हम आपके सामने कौन सी लेकर आए, क्योंकि हम पहुंच गए हैं वहां जो है ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाने के लिए सबसे जरूरी। पहली खबर, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यहां पर जो रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे हैं, उनका नाम है मनीष झा। पूरी दुनिया ने सुना कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिर जलाए गए, लेकिन आज पूरा विश्व हिंदुओं से कट्टरता के सबूत टीवी 9 पर देखेगा। इस्कॉन मंदिर पर हमले की ग्राउंड रिपोर्ट बस थोड़ी देर में आपके सामने आने वाली है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में खुलासा है, यह नया एजेंडा है, यह एक सुपारी तरीके से, जैसे सुपारी ली जाती है वैसा अपना कुछ सेटिंग किया है। यह सवाल क्यों उठे, सियासी सेंसेक्स दिन भर हाई क्यों रहा, सेबी चीफ पर आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मतलब क्या है, एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। लेकिन इसके बाद एक चिंताजनक खबर है, फारूक अब्दुल्ला का यह बयान राजनीतिक गलियारों में वायरल है। उन्होंने सेना और आतंकियों की मिली भगत के बेतुका जो इशारा दिया है, यह बहुत गंभीर आरोप है। क्या फारूक ने सेना का अपमान जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया है? सेना के अपमान वाली फारूक फाइल जरूर देखेगा। भारत में एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, फिर भी पंजाब के एक गांव में यूपी बिहार वालों को रात 9 बजे वाली चेतावनी क्यों दी जा रही है, उनके खिलाफ मुनादी क्यों की गई है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद पूरे देश में नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्से में है देश। दिल्ली से लेकर पटना तक 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को रविवार तक का वक्त दिया है, कहा है कि तब तक केस सॉल्व नहीं हुआ तो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। महंगाई के मोर्चे पर आज गुड न्यूज आई, आम आदमी की थाली कुछ हद तक सस्ती हो गई है। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई सालाना आधार पर घटकर 3.54% पर आ गई है। इससे पहले जून महीने में महंगाई दर 5.08% पर थी। फिक्र आपकी में आज हम सबसे पहले बांग्लादेश फाइल्स खोलेंगे। बांग्लादेश का लेटेस्ट अपडेट बताने के लिए हमने विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक। तस्वीरें देखिए आप, अल्पसंख्यक हिंदू। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद कई दिनों तक हिंदुओं से हिंसा होती रही थी, उनके घर जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तोड़ फोड़ और हत्याएं की गई थी। एक हफ्ते बाद आज वहां पर हिंदू किस हाल में हैं, वहां इस्कॉन मंदिर की स्थिति क्या है, टीवी 9 के लेंस से ये दोनों ही ग्राउंड रिपोर्ट बस थोड़ी देर में आपके सामने आने वाली है। और दूसरा हिस्सा है 1971 का सुनहरा इतिहास। सोचिए, बांग्लादेश को जिसके लिए ऋणी होना चाहिए भारत के प्रति, जिसे पाकिस्तान प्रेमी जमात और उसके कट्टरपंथियों ने मिटाने की कोशिश की है। आपको यह तो मालूम ही है कि पाकिस्तान भारतीय सेना से 1971 का युद्ध शर्मनाक तरीके से हारा था, सरेंडर करना पड़ा था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदूकों के साथ सरेंडर किया। बाद में उस गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए बांग्लादेश में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं और हिंदू मंदिर को तोड़ने वालों को जब इससे भी चैन नहीं मिला तो उन्होंने 1971 की जंग का यह ऐतिहासिक निशान मिटाने की कोशिश की। फिक्र में हम बकायदा तस्वीरों के साथ बांग्लादेश का यह हिंसक पन्ना भी पढ़ लेंगे। विश्लेषण का तीसरा हिस्सा बॉर्डर से जुड़ा है। एक वीडियो वायरल है जिसमें दिख रहा है कि कट्टरपंथियों के सताए सैकड़ों की संख्या में हिंदू बांग्लादेशी घर बार छोड़कर भारत आना चाहते हैं या बसना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए बीएसएफ तैनात है। हमारे देश के जवान उन लोगों से घुसपैठ न करने की अपील कर रहे हैं। सरहद पर यह पल कितना मानवीय है, आप उन वीर जवानों की जगह खुद खड़े होकर देखिए और सोचिए कि उनके लिए यह समय कैसे धर्म संकट वाला बन चुका है। विश्लेषण का चौथा और आखिरी हिस्सा बांग्लादेश का एक आइलैंड है। शेख हसीना का सनसनीखेज आरोप है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप के लिए तख्ता पलट की साजिश रची। हम आपको थोड़ी देर में इस द्वीप की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बताएंगे, फिक्र के लेंस से यह पूरा एरिया भी दिखाएंगे। लेकिन पहले हिंदू घरों और इस्कॉन
मंदिर के जले हुए सबूत देखिए। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन गंगा सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आप देखिए ये जली हुई तस्वीरें। मंदिर में हमें खूब कष्ट बस। ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर, और मेहरपुर की गलियों में स्थित यह है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र इस्कॉन मंदिर। 5 अगस्त को हुए दंगों का सबसे बड़ा गवाह। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और कैमरे पर इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं किसी लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटेगा। उस रोज करीब 500 कट्टरपंथियों ने इस मंदिर पर आधी रात को धावा बोला था, तोड़फोड़ और आगजनी की थी। मंदिर के प्रमुख पुजारी का यहाँ तक आरोप है कि उस रात मंदिर पर ग्रेनेड से भी हमला हुआ था। पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हम हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको। तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे इधर की। हाँ। तो अभी देखिए, अभी पहले हमने आपको एक हिस्सा दिखाया था हमारे जी हाँ बिल्कुल, एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरी बम विस्फोट हुआ, मतलब जो ग्रेनेड बम कॉकटेल। क्या कह रहे हैं सर? वन काइंड ऑफ ग्रेनेड मेड वन काइंड ऑफ ग्रेनेड स्मॉल। अच्छा, वो स्पॉट बता रहे हैं जहां पर कि इन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया या कॉकटेल बम, ये कह रहे हैं कि वन काइंड ऑफ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। अब तो ये हालत यहाँ पर है। दंगाइयों का झुंड मंदिर के नामो निशान मिटा देना चाहता था। भीड़ गर्भगृह में जा घुसी थी और वहां स्थापित मूर्तियां तोड़ रही थी। धार्मिक ग्रंथों के साथ उन मूर्तियों को भी आग के हवाले कर दिया था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? ये सब हमारा भगवत गीता वेद का जो है सब कुछ है। वेद को पूरा दिया, भगवत गीता भी पूरा दिया। आप देख सकते हैं, मैं वेद का कोई कुछ अंश आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारा वेद का जो, देखिए ये इस वक्त प्रभु जी दिखा रहे हैं वेद, पुराण, भगवत गीता और दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों की क्या हालत की गई है। हमारी पीढ़ियां या फिर बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं, उन्होंने कभी नालंदा को जलते हुए नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि जब नालंदा में आग लगा दी गई थी और उस समय बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो जला दी गई थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो तमाम सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको किस तरह से जलाया गया था। मैं जानता हूँ कि ये देखने के बाद बहुत सारे जो सनातन धर्म के श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही होगी, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए टीवी9 की टीम बांग्लादेश में ढाका से मेहरपुर तक आई है ताकि हम आपको दिखा सकें। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को विस्तृत जानकारी दी है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर समेत ऐसे 15-20 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। मंदिरों के अलावा पूरे बांग्लादेश में 200 से 300 हिंदू घरों पर भी हमले हुए। ऐसा ही एक हमला मेहरपुर में एक सरकारी वकील के घर पर किया गया था। टीवी9 की टीम ने उनके घर जाकर हालात का जायजा लिया। 5 जनरेशन एडवोकेट, मेरा ग्रैंडपा का नेक्स्ट ग्रैंडपा सब एडवोकेट। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू परिवारों पर क्या बीत रही है समझना मुश्किल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में आई अंतरिम सरकार क्या इन पीड़ित हिंदुओं का दर्द समझेगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। बांग्लादेश के मेहरपुर से कैमरामैन गंगा सिंह के साथ संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदनाएं हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं। हम सवाल ये पूछते हैं कि वीडियो कैमरा में, फोटोज में वो चेहरे कैद हो चुके हैं जिन्होंने बर्बरता दिखाई थी, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? क्या उनको जेल में डाला जाएगा? अगर नहीं तो फिर सिर्फ संवेदना से कुछ नहीं होने वाला।
हिंदुओं से हिंसा के बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। धर्म निरपेक्षता की कसौटी पर खरा उतरने का समय है और अब वहां की सरकार को चाहिए कि वो पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाए, क्योंकि शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार ने माफी मांगी और माना है कि वहां हिंदुओं की सुरक्षा में भारी चूक हुई। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से मांग तेज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत 6 देशों में मार्च निकाला गया है। भारत में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। आज ही देश की 17 मशहूर हस्तियों ने सरकार को एक ओपन लेटर लिखा है। सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संसद से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हो और प्रस्ताव में हिंसा को सांप्रदायिक बताकर इसकी कड़ी निंदा की जाए। दूसरी मांग में कहा गया है कि बांग्लादेशी अधिकारियों पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाया जाए और बात संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाई जाए। तीसरी मांग यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मानवीय सहायता और शरण के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। सोचने वाली बात है, सोचिए जरा, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हर लेवल पर प्रयास कर रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनते ही पीएम मोदी ने बधाई संदेश के साथ हिंदुओं की सुरक्षा की सीख भी दी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों है? इसके पीछे का पाकिस्तान कनेक्शन समझना मुश्किल नहीं है। असल में वहां पाकिस्तान के फंड पर एजेंडा चलाने वाला जमात इस्लामी एक्टिव है और अब इसी जमात पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने बांग्लादेश में पाकिस्तान की 1971 वाली हार के सबूत भी मिटाने की कोशिश की। ये तस्वीरें देखिएगा आप, और उससे पहले एक चीज सोचिए, क्या बांग्लादेश को 1971 के लिए ऋणी नहीं होना चाहिए? क्या वहां के जो मिलेनियल्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनको यह नहीं पढ़ाया गया कि 1971 में क्या हुआ था और आज जो अपने पैर पर खड़े हैं उसके पीछे 1971 की वजह? अपनी टीवी स्क्रीन पर ये जो खास तस्वीरें आप उसको देखिए, इसका सीधा कनेक्शन 1971 के ऐतिहासिक युद्ध के साथ है। ये 1971 का शहीद स्मारक है। इन मूर्तियों का संबंध 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के सरेंडर से है। इस तस्वीर में जो इंसान आज समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान सेना का लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी है। 1971 की जंग के समय यह व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान का कमांडर था। इन मूर्तियों में नियाजी को भारत के पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। सोचिए 1971 से पहले बांग्लादेश के लोगों की क्या हालत हुआ करती थी, सोचिए। और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसके बावजूद आगे की कहानी देखिए। अब इस घटना के दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। इसमें पाकिस्तान की शिकस्त छिपी है और इस हार की याद मिटाने के लिए पाकिस्तान प्रेमियों ने बांग्लादेश में मूर्तियां तोड़ दी। हैरानी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मूर्तियां मिटाने से इतिहास मिट जाएगा, दुनिया 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर भूल जाएगी, जबकि पूरे विश्व को पता है कि 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भारतीय सेना ने इतिहास तो छोड़िए पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था। सोचिए जरा। अब आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू आए हुए हैं। वो किसी भी सूरत में भारत में दाखिल होना चाहते हैं, वो किसी भी सूरत में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से जान बचाना चाहते हैं। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि भारत के जवानों के लिए कैसे धर्म संकट वाली स्थिति बनी हुई है। बीएसएफ के जवान हिंदुओं से विनती कर रहे हैं, उनसे वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। यह पूरा वीडियो 81 सेकंड का है। बॉर्डर पर बांग्लादेश हिंदू कैसे जवानों के लिए चुनौती बने हुए हैं, इसके सबूत इस वीडियो में देखिए। हम आपको बता दें कि यह वीडियो 9 अगस्त का है, लेकिन उसकी डिटेल आज सामने आई। আমাদের তরফ থেকে আমি রিকোয়েস্ট করতেছি, আমাদের সাহেব রিকোয়েস্ট করতেছে, আর আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, হ্যাঁ আপনারা চলে যান। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা আমরা জানি ব্যাপারটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরাও বুঝতেছি, স্যারও বুঝতেছে। আচ্ছা শোনেন, এই আমাদের স্যার যেটা বলতেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা শোনেন,
সাংবাদিক কই ইন্ডিয়া से न्यूज़ करेगा तो बांग्लादेश को न्यूज़ नहीं करेगा আচ্ছা শোনেন, যেটা হচ্ছে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আপনাদের যে স্যার আছে তাদের আলোচনা হয়েছে, যেটা স্যার আমি এখন বললেন আর কি, ঠিক আছে। আর আপনাদের যে সমস্যা ওনারা শুনবেন এবং ওরা ওখান থেকে যে মেসেজটা দিয়েছে মানে খবরটা দিয়েছে সেটা আপনাদের যেতে বললো এবং আপনাদের যে আছেন যে দায়িত্ববান লোক আছেন ব্যক্তি আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए पलायन वाली ये स्थिति नई नहीं है। 1975 से ऐसे भयानक हालात बनाए जाते रहे। इस बार तेजी इसलिए है क्योंकि वहां शेख हसीना की सरकार जा चुकी और पाकिस्तान की पसंद वाली सरकार आ चुकी है। लेकिन हमारी अगली खबर शेख हसीना के अमेरिका पर लगाए गए गंभीर आरोप से जुड़ी है। असल में इस आरोप के साए में बांग्लादेश का एक द्वीप है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना का कहना है कि उन्होंने अगर इस द्वीप को लेकर अमेरिका की बात मान ली होती तो उनकी सरकार कभी नहीं जाती। आपको पूरा मामला समझाते हैं। असल में शेख हसीना देश छोड़ने से पहले एक लिखित भाषण देना चाहती थी। इस भाषण में उनकी तरफ से लिखा गया कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती तो यह सब नहीं होता। कहा जा रहा है कि यही बात वो 5 अगस्त के दिन लोगों के सामने आकर कहना चाहती थी। इसी भाषण की कथित कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद सवाल तैरने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या तख्ता पलट का असली डायरेक्टर अमेरिका है? अमेरिका के लिए बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप की आखिर इतनी अहमियत क्यों है? भारतीय उपमहाद्वीप का यह हिस्सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं। इसकी लोकेशन देखिए। इसे आप सेंट मार्टिन आइलैंड की भौगोलिक और रणनीतिक अहमियत समझ पाएंगे और आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर अमेरिका यहां सैन्य बेस क्यों बनाना चाहता था। हम गूगल अर्थ की मदद से इस द्वीप की लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार चारों के करीब है और मिलिट्री बेस के लिए बहुत जबरदस्त लोकेशन। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को नारियल द्वीप भी कहा जाता है। बांग्लादेश का बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप में करीब 3700 लोग रहते हैं। मुख्य रूप से मछली पकड़ते हैं, चावल की खेती और नारियल की खेती करते हैं। अमेरिका इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। यह द्वीप भारत और म्यांमार दोनों के करीब है। अमेरिका इस द्वीप के जरिए भारत और चीन दोनों आर्थिक शक्तियों के साथ पावर बैलेंस करना चाह रहा है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है और इससे भी अमेरिका परेशान है। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहां से दुनिया में कहीं भी समुद्र के रास्ते जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस द्वीप से न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। माना जाता है कि इस द्वीप को पहली बार 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौर पे आराकान समुदाय के लोगों ने बसाया था, क्योंकि स्थायी बस्ती के प्रमाण उसी दौर के हैं। हालांकि इससे पहले 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में अरब व्यापारी जब इस रास्ते से गुजरते थे तो उन्होंने इस द्वीप को जजीरात अल तब्बा कहा था। और आज से 124 वर्ष पहले साल 1900 में ईसाई पादरी सेंट मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। अब बात उस तूफान की जिसका केंद्र तो दिल्ली से करीब 11,500 और मुंबई से करीब 12,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में है। लेकिन इस तूफान का असर मुंबई में आर्थिक गतिविधियों और दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों पर आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है। यह तूफान है हिंडनबर्ग रिसर्च की वो नई रिपोर्ट जो शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को रिलीज की गई। करीब 1 वर्ष 6 महीने पहले अडानी ग्रुप पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बार भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर सवाल उठाए। आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप की अनियमितताओं की जांच करने वाली संस्था सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच अडानी ग्रुप से मिली हुई हैं और इसी कारण उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ सही तरीके से जांच नहीं की है। तो इस हिसाब से समझें कि 3 लाइन में यह पूरा मामला क्या है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भ्रष्टाचार किया। सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप ने माधवी बुच का निवेश है, इसीलिए क्लीन चिट मिली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मॉनसून के
इस मौसम में राजनीतिक हमलों की तेज बौछार हो रही है। हालांकि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच इन आरोपों को ज्यादा भाव नहीं दे रही हैं, लेकिन राजनीतिक सक्रियता में काफी तेजी देखी जा रही है। विपक्ष आरोपों वाले चाकू को धार देकर हमला कर रहा है, तो सेबी और सत्ता पक्ष भी आक्रामक हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, सेबी चीफ की सफाई और राजनीतिक हमलों पर हमने आपके लिए एक सरल भाषा में रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह पूरा मामला क्या है और इसमें आगे क्या होगा। अब बिंदुवार तरीके से समझिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट में और क्या क्या आरोप हैं और सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच और अडानी ग्रुप ने इस पर क्या कहा। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इस पर सफाई देते हुए माधवीपुरी बुच ने कहा कि आरोप आधारहीन है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन खुली किताब है। अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में सेबी चीफ की हिस्सेदारी के कारण ही अडानी की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनी पर कार्रवाई नहीं की गई है। सेबी चीफ ने कहा कि अडानी मामले में हिंडनबर्ग ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है और चरित्र हनन करने का विकल्प चुना है। अडानी ग्रुप का कहना है कि आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में माधवी बुच के ऑफशोर कंपनी में निवेश का आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस पर माधवी बुच ने की तरफ से कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने जिस फंड का जिक्र किया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था, तब उनका सेबी से कोई संबंध नहीं था। हिंडनबर्ग का दावा है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया, जबकि माधवीपुरी बुच के अनुसार वो कंसल्टिंग कंपनियों से 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी। हिंडनबर्ग का दावा है कि बुच 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। माधवी बुच का कहना है कि उन्होंने सारी जानकारी सेबी को दे दी है। 2018 में ही उन्होंने अपना फंड रिडीम करा लिया। हिंडनबर्ग का यह भी दावा है कि सेबी चीफ माधवी और उनके पति धवल ने इन दोनों फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। इन फंड्स की जांच अच्छे से नहीं की गई क्योंकि इसमें माधवी का निवेश था। माधवी बुच का कहना है कि वो अपने जीवन भर के वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने के लिए तैयार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगने वाले आरोप भारत में राजनीतिक मुद्दे बनते जा रहे हैं। इस बार भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेबी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़े सवाल किए। पहला सवाल है, आरोप लगने के बाद भी माधवीपुरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा सवाल, निवेशकों का पैसा डूबा तो जिम्मेदार कौन, सेबी चीफ, पीएम मोदी या अडानी। तीसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगी। यानी राहुल गांधी, बाजार, सरकार और कोर्ट तीनों को एक मामले में एक साथ रखकर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी करके आरोप लगाए थे। आज सत्ता पक्ष की तरफ से इसका जवाब आया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी से नफरत करते हुए अब कांग्रेस हिंदुस्तान से ही नफरत करने लगी है। टूल किट वालों को हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि निवेशक हिंडनबर्ग और कांग्रेस की मिली भगत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। भारत के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र पर वो भरोसा नहीं करते। Savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible, or is Mr. Adani responsible? सेबी के इस स्टेटमेंट के बाद हिंडनबर्ग ने फिर कुछ तथ्य सामने रखे, कुछ कागज सामने रखे, जिसका जवाब न सरकार से आया, न सेबी से आया, न माधवी बुच जी और उनके पति से आया।
सरकार को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि बिना बात के यहाँ वहाँ की भावनाओं की बातें करना बंद करें और तथ्यों पर जवाब। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। सेबी अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के रहते हुए तो ये अपने पद पर रहते हुए तो ये जांच नहीं हो पाएगी, मैं कह सकता हूं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन सब के बीच सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का क्या हुआ? क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को झटके लगे? अब यह देखने वाली बात है। वैसे तो अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर लाल निशान के साथ खुले और बंद हुए, यानी गिरावट हुई, लेकिन 2 कंपनियां हरे निशान के साथ बंद हुई। अगर जनवरी 2023 से तुलना करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जिन कंपनियों के शेयर गिरे वो भी बेहद मामूली है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पिछली बार जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिरे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछली बार अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के शेयरों में 53% तक की गिरावट हुई थी। अगर आज की बात करें तो शेयर बाजार के सुबह के सेशन में अडानी ग्रुप को करीब 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन बाजार बंद होते होते ये नुकसान सिमट कर 24,000 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आज का कारोबार बंद होते होते रिकवर कर लिया। और बाजार पर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं पड़ा है। आज जितनी गिरावट हुई उसमें ज्यादा तो आम दिनों में होती है, उससे ज्यादा तो आम दिनों में होती है। वैसे दिन भर बढ़त के साथ कारोबार करने के बाद निफ्टी 20.50 अंक गिरकर बंद हुआ है और सेंसेक्स 56.99 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। इस पूरी खबर में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है ऑफशोर कंपनियां। इसीलिए समझना जरूरी है कि ऑफशोर होता क्या है और ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। ऑफशोर शब्द का अर्थ है किसी के गृह देश से बाहर का स्थान। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र होता है। ये ऐसे द्वीप देशों में स्थापित की जाती हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून मान्य नहीं होते। पनामा, बर्मुडा, बहामास, कैमन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। कई कंपनियां टैक्स बचाने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाती हैं। ऑफशोर कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में टैक्स से छूट मिल जाती है। ज्यादातर ऐसी कंपनियां चोरी छिपे शुरू की जाती हैं। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। पिछली बार अपनी रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचाने वाले हिंडनबर्ग के लिए इस बार बाजार का रुझान निराशाजनक रहा। वैसे पिछली बार हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, बल्कि अडानी को नुकसान होने पर खुद भी 354 करोड़ रुपए का फायदा कमाया था। यानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें खुद उसके मुनाफे वाला एंगल भी होता है। इसीलिए हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी करने से पहले कहा था कि यह बड़ा धमाका होगा, लेकिन जब पटाखे में आग लगी तो वो फुस हो गया। इस बार हिंडनबर्ग का दावा सीला हुआ पटाखा निकला है। खैर, अब हम आपको पंजाब की वो खबर दिखाते हैं जिसे सुनकर उत्तर प्रदेश, बिहार के जो लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे और वो नाराज हो जाएंगे। पंजाब के गांव ने फरमान जारी किया है जो सीधे सीधे यूपी और बिहार के लोगों को निशाने पर ले रहा है। इसे एक पोस्टर की मदद से समझते हैं। ये देखिए, यहां एक गांव ने इन राज्यों से आए मजदूरों के लिए बीड़ी और गुटखा खाने पर बैन लगा दिया है। रात 9 बजे के बाद इन लोगों के घूमने फिरने समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह बात चर्चा और विवाद का विषय बन गई है। यूपी में 24 करोड़ लोग रहते हैं और बिहार की आबादी 13 करोड़ है, यानी कुल 37 करोड़ लोग इन दोनों राज्यों में रहते हैं। और इन लोगों को इस बात से ठेस पहुंची होगी कि राज्य के आधार पर निवासियों को टारगेट किया जा रहा है।
37 करोड़ लोगों का मतलब है भारत की लगभग 1/4 आबादी और अमेरिका का लगभग बराबर की आबादी। यूपी बिहार के मजदूरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। जो प्रवासी मजदूर पिंड दे विच रह रहा है, एक हफ्ते के अंदर भाई जितने भी किसी भी मकान च रह रहे हैं वो खाली कर दिता जाए। यूपी बिहार के मजदूरों कृपया ध्यान दें। लाउड स्पीकर की ये वाणी आपके लिए चेतावनी है। भारत के एक राज्य में इस तरह के फरमान जारी हो रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बाकायदा लाउड स्पीकर से सार्वजनिक घोषणा की जा रही है। डूज एंड डोंट्स यानी क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए बोर्ड लगाए गए हैं। पंजाब के मोहाली का जंडपुर गांव इन्हीं वजहों से नेशनल हेडलाइंस बना हुआ है। इस गांव की नौजवान सभा ने यूपी और बिहार के मजदूरों के लिए एक नियमावली जारी की है। नियमावली के बोर्ड गांव में जगह जगह लगाए गए हैं। तुगलकी फरमान की ये फहरिस्त पंजाबी भाषा में है। हम आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताते हैं। यूपी बिहार के लोगों के लिए गांव में पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाने पर रोक लगा दी गई। रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं घूम सकता। किराए पर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी होगा। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए कूड़ेदान अनिवार्य होगा। किसी प्रवासी ने गांव का नुकसान किया तो जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। किसी बाहरी ने जमीन खरीदी तो कमरे नहीं बना सकता। पोस्टर, बैनर और बोर्ड के साथ नौजवान सभा लाउड स्पीकर से प्रतिबंधों की जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट भी करवा रही है। गांव की कमेटी के सदस्य गोविंदर सिंह चीमा घूम घूम कर ये देख रहे हैं कि वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड लगे हैं या नहीं, ताकि यूपी बिहार वालों पर लगे प्रतिबंधों को सुनिश्चित किया जा सके। इन्हें जो थोड़ थोड़ ते थुकते फिरते हैं जी, धार्मिक स्थान है साडे, गुरुद्वारा मंदिर सारे धार्मिक स्थान है। ये देखते नहीं आला दाला जी, जाते जाते मोटरसाइकिल पर थुक जाते जी, उत्थे बेअदबी होंदी है जी। भाई ये प्रवासी मजदूर है जो भी रहंदे जी पिंडां 'च, इन्हें बहुत गंदगी फैलाई हुई है जी। सानू बहुत इनते खतरा ही है जी। बच्चे साढ़े छोटे छोटे जवाक है जी, उन्होंने तंग करते जी। ये अगर ये नियम किसी ने नहीं माना तो उसे गांव से जाना होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। आप सोचिए, इस तरह का फरमान जारी करना कितना उचित है। ऐसा क्यों है? क्षेत्रीयता के आधार पर बंटवारा या विभाजनकारी सोच नहीं हो सकती। कोई कहीं का रहने वाला हो, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यही इस देश का संविधान भी कहता है। सोचिए, अगर इस आधार पर यूपी और बिहार के लोग ये कहने लगे कि पंजाब से आने वालों का ड्रग टेस्ट होगा, फिर वो हमारे प्रदेश में आ सकेंगे, तो क्या होगा? हम गंदगी फैलाने वालों या अपराध करने वालों को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। स्वच्छता और शिष्टता एक सामूहिक जिम्मेदारी, चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन किसी के साथ उसके प्रदेश के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दिखता कैसा है। 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा मजदूर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इनमें 7 लाख बिहार से हैं, 31,56,000 मजदूर यूपी के हैं। ये संख्या तब से अब तक और ज्यादा हो चुकी है। इन मजदूरों का उन सभी राज्यों के विकास में बड़ा योगदान है जहां वो श्रम करते हैं। इसीलिए किसी के गृह राज्य के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिक्र आपकी में अब बात कुछ ऐसे लोगों की जो राजनीति में अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बयानों के सीरियल ब्लास्ट कर सकते हैं और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए भारतीय सेना के खिलाफ आतंकियों से मिलीभगत वाले इशारे भी कर सकते हैं। अपने बयान से आग लगाने वाले ये नेता हैं फारूक अब्दुल्ला। आज फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर आपको दुख भी होगा और नाराजगी भी होगी। फारूक अब्दुल्ला के दिल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बजने वाले मंगल गीत आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया है जिसके एक तरफ राष्ट्र प्रेम है और देशभक्ति है और दूसरी तरफ सेना के प्रति अविश्वास है।
फारूक अब्दुल्ला को अचानक न जाने कहां से ऐसा दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके आधार पर उन्होंने सेना और आतंकियों के बीच एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की। फारूक अब्दुल्ला ने उस इंडियन आर्मी पर छीटाकशी की है जो दिन रात पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों से लड़ती है, जिसका दृढ़ संकल्प है जान जाए पर देश पर आंच ना आए। आप सबसे पहले खुद फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को शब्दशः सुनिए जिसमें भारत के वीरों का घोर अपमान है। ऐसा भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में जल्द होने वाले चुनावों की तैयारी को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी में है और उसी चक्कर में शब्दों की मर्यादा को पार कर बैठे। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए, मिले हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूं हमें इंतजार में इनसे इमामत है, भरोसा। फॉर्मर रॉ चीफ एस दौलत का नाम आपने सुना होगा। आज से कई साल पहले उन्होंने आरोप लगाए थे कि फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तब एक मिलिटेंट के बेटे के लिए मेडिकल सीट में कुछ सेटिंग की गई थी। याद करिए, एक बार जरा गूगल करके देखिएगा, फिर इस बयान को सुनिएगा। खैर, सेना और आतंकियों की मिली भगत का इशारा कर रहे फारूक अब्दुल्ला वैसे खुद भी 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार के इस कार्यकाल में उन्होंने 10 वर्षों से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर की सत्ता को संभाला और अफसोस की बात यह है कि उसी दौर, उसी वक्त में शामिल है जब कश्मीर में आतंकवाद का दर्दनाक चरण देखा गया था, जिस दौर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के नए और भयानक अध्याय लिखे गए थे। तो वो इस बात से वाकिफ होंगे कि कश्मीर आतंकवाद के किस दर्द से गुजर चुका है। इसीलिए उन्हें सेना पर इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अगले कुछ वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह के बयान क्या अपनी अप्रासंगिक होती राजनीति को बूस्टर डोज देने का प्रयास है? आज हम भी फारूक अब्दुल्ला से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर इतनी सेना के बाद आखिर घुसपैठ कैसे मुमकिन है? तो सवाल है कि क्या उन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है? फारूक अब्दुल्ला के अनुसार आतंकी कश्मीर में आसमान से नहीं टपके और ना ही ड्रोन से गिराए गए, लेकिन क्या उन्हें आए दिन होने वाले अपनी जवानों की शहादत भी नहीं दिखती है? क्या वो भी झूठ है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारी बर्बादी में सब मिले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो सेना के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के चैंपियन क्यों बनना चाहते हैं? आज फारूक अब्दुल्ला से यही सवाल बहुत सारे राजनीतिक दल और उनके नेता भी पूछ रहे हैं। सेना के अपमान पर कश्मीर से दिल्ली तक कैसे राजनीतिक आग भड़की, पहले हम आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं, फिर आपको फारूक अब्दुल्ला का बहुत दिलचस्प मूड मीटर दिखाएंगे। उस पर थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने एक बोला है। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है भाई? कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं। He's in from Jammu and Kashmir and his views must be taken seriously. But one thing is very clear that the army and our jawans stands to protect our soil and our borders. We all, India stands with them. ये बड़ा शर्मनाक बयान है। इस प्रकार की मानसिकता कहीं ना कहीं उसको घातक बनाती है। आज जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुल करके सामने आ रही है। दूसरा INDI गठबंधन की मानसिकता यही है कि देश में अफरा तफरी का माहौल अपनी बातों से किस प्रकार बनाए। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर मिलिटेंट्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। तो इस पे तो हमारी सरकार को देखना पड़ेगा, हिंदुस्तान की सरकार को, जो हमारी मोदी सरकार है, उनको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं लूप होल है तो उसको ठीक करना चाहिए। उनको तकलीफ ये है कि उनका सिंहासन हिल चुका है, उनको वहाँ पर कोई अपनी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही। चुनाव हार कर अभी आ रहे हैं
बौखलाहट मन के अंदर है, इसलिए वो हमारा सेना का भी मनोबल गिराने की और जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कश्मीर को, उनका मनोबल गिराने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। वैसे आज हम आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बार बार बदलते हुए मूड और बयानों का मीटर भी दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि वो कब क्या कहेंगे और उन्होंने पहले क्या कहा था वो शायद खुद नहीं जानते। फारूक अब्दुल्ला के बयान कैसे बदलते हैं ये देखिए। जैसे 11 अक्टूबर 2020 को उन्होंने कहा था कि वो चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जो भी काम कर रही है कश्मीर को उसी की जरूरत है। 12 फरवरी 2018 को उन्होंने कहा था कि कश्मीर तो दूर की बात, पाकिस्तान आतंकवाद से ही तबाह हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ष बाद उनके सुर बदले, उन्होंने उल्टा कश्मीर के ही गाजा और फिलिस्तीन बनने वाली भविष्यवाणी कर डाली। जैसे जुलाई 2017 में फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की वकालत करके नया विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और है और रहेगा। इसी तरह जुलाई 2022 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते से ही कश्मीर में शांति आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को ही नसीहत दे दी कि अगर वो भारत से दोस्ती रखेगा तो ही तरक्की करेगा। जुलाई 2022 में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के समाधान के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, लेकिन फिर उनके मूड का मीटर जुलाई 2024 में बदल गया। तब उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत कभी साथ में नहीं हो सकते। इन्हीं बदलते हुए बयानों को देखकर कई लोगों को यह भी लगने लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे भारतीय सेना का घोर अपमान किया, इसीलिए मामला का ज्यादा गंभीर हो चुका है। फिक्राबकी में अब यह देखते हैं कि आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार क्यों पड़ी। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की याचिकाओं के निपटारे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कैदियों की माफी के आवेदनों के निपटारे के लिए एक समय सीमा तय की थी, इसका यूपी सरकार ने पालन नहीं किया। इसी के चलते कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पहली, यूपी सरकार दोषियों के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरी, हमारे आदेश पारित करने के बाद भी आप 2 से 4 महीने कैसे ले सकते हैं। तीसरा, उन जिम्मेदार लोगों के नाम बताएं जिन्होंने फाइल स्वीकार करने से इनकार किया। चौथा, आपकी माफी की मांग अस्वीकार करते हैं, जानबूझकर आदेश का पालन नहीं हुआ। पांचवा, 14 अगस्त तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के नाम के साथ हलफनामे पेश किया जाए और इस मामले में आगे की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना गुस्सा इसलिए जाहिर किया क्योंकि उसने 2 वर्ष पहले ही एक आदेश दिया था, ऐसे कैदियों की समय से पहले रिहाई पर विचार किया जाए जो समय से पहले रिहाई के लिए एलिजिबिलिटी जो है पूरी करते हैं। 16 मई 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि उन कैदियों की लिस्ट बनाई जाए जो रिहाई की योग्यता पूरी करते हैं। इसके बाद सितंबर 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि अगर कोई कैदी सजा पूरी होने से पहले रिहाई के लिए योग्य है तो बिना एप्लीकेशन विचार हो। ऐसे में कैदियों की रिहाई की याचिकाओं में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगा दी। वहीं इससे पहले 25 मार्च 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष सजा काट चुके 12 कैदियों को रिहा कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कैदियों की याचिकाएं वर्षों से लंबित है, इसीलिए उन्हें रिहा किया जाता है। फिक्राबकी में अब बात पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले अरशद नदीम की। ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले अरशद नदीम पर उपहारों की बारिश की। अरशद पाकिस्तान के जिस गांव से आते हैं वहां आज तक रसोई गैस तक नहीं पहुंची, लेकिन उन्हें ऐसे तोहफे मिल रहे हैं जिनकी पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। आखिर उपहार देने वाले खुद ही क्यों ट्रोल हो रहे हैं, यह भी देखते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन अली शेखानी ने अरशद नदीम के लिए तोहफे का ऐलान किया। अरशद नदीम को अली शेखानी ऑल्टो कार गिफ्ट करेंगे। अभी यह साफ नहीं है कि अरशद नदीम को कौन सा वेरिएंट मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में ऑल्टो के अलग अलग मॉडल की कीमत देख लीजिए। सुजुकी पाकिस्तान वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो की कीमत 23,31,000 रुपए से लेकर 30,45,000 रुपए तक है। हालांकि यह कीमत पाकिस्तानी रुपए में, एक पाकिस्तानी रुपए भारत के 30 पैसे के बराबर होता है। अगर आप इन दामों को भारतीय करेंसी में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी दाम बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ऑल्टो के महंगे होने की वजह है इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स, अस्थिर करेंसी, कारों का सीमित उत्पादन और आर्थिक संकट, जिसके कारण लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो गई है।
यहां नोट करने वाली बात यह भी है कि अरशद नदीम का वजन 95 किलो है, उनकी लंबाई 6 फुट 3 इंच है। हाइट और वजन को देखते हुए यह तोहफा पाकिस्तानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में गो पेट्रोल पंप के सीईओ जीशान तैयब ने भी अरशद नदीम को एक कार गिफ्ट देने का वादा किया है। साथ ही अरशद नदीम के लिए अपने पेट्रोल पंप से आजीवन फ्री में पेट्रोल देने का भी ऐलान कर दिया। वैसे अरशद नदीम खुद को मिलने वाले एक और गिफ्ट से भी सुर्खियों में है। अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके ससुर मोहम्मद नवाज ने उन्हें तोहफे में भैंस दी है। ऐसा तोहफा देते समय अरशद नदीम के ससुर नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में भैंस को बहुत कीमती माना जाता है और गांव में ये सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरशद नदीम को उनके ससुर ने 8 लाख रुपए की भैंस तोहफे में दी है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर पेरिस की जमीन पर गोल्ड मेडल का झंडा गाड़ा और अब उन पर पैसों की बेइंतहा बारिश हो रही है। अरशद नदीम को इनाम के तौर पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने वाले हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देंगी। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान अरशद को 20 लाख रुपए देंगे। सिंध के मुख्यमंत्री अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए देंगे। सिंध के गवर्नर अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देंगे। सिंगर अली जफर अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देंगे। अहमद शहजाद फाउंडेशन अरशद नदीम को 10 लाख रुपए देगा। कुल मिलाकर अरशद नदीम को करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम मिलेगा। और अब देखते हैं न्यूज टॉप 9। भारत 23 अगस्त को मनाएगा पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इस बार का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था भारत का चंद्रयान 3। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक। सभी विधायकों ने खड़े होकर मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। सभी विधायकों से उनके इलाके की रिपोर्ट ली गई। दिल्ली में अब तिरंगा फहराने को लेकर तकरार। केजरीवाल ने एलजी को लिखा लेटर। मेरी गैर मौजूदगी में आतिशी को तिरंगा फहराने की मिले इजाजत। एलजी दफ्तर का ऐसे किसी भी लेटर के मिलने से इनकार। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। 23 महीने से जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव गिरफ्तार। बीजेपी ने घेरा, कहा आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता। सपा की सफाई, नवाब यादव पार्टी में नहीं है। जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने थाने में लगाई एसीपी की क्लास। शिप्रापथ थाने में पैरा कमांडो की पिटाई से जुड़ा मामला। सब इंस्पेक्टर मन्ना लाल पर पैरा कमांडो की पिटाई और उसके दोस्त के साथ गाली गलौज का मामला। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप के दौरान महाराष्ट्र में कोंकण के रहने वालों के लिए अपशब्द कहने पर बड़ा विवाद। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुनव्वर से माफी मांगने के लिए कहा। भारत में टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की लिस्ट जारी। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास देश का बेस्ट संस्थान। दिल्ली का एम्स देश का टॉप मेडिकल कॉलेज। और खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% हुई। करीब 5 साल में रिजर्व बैंक के 4% वाले लक्ष्य से नीचे आई। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से पड़ा असर।